अनुभूति में शब्द नहीं होते, परंतु हर अनुभूति एक कविता है। हर कविता में छंद होते हैं और हर छंद में लय होता है। जीवन की यही छोटी सी परिभाषा है। इसे जितना चाहे विस्तृत कर लो, जितना चाहे संक्षिप्त कर लो। ये शब्द हैं हमारी आज की कवित्री स्नेह पीयूष जी के। बहुत ही सही कहा है आपने इन दो शब्दों के माध्यम से। मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगी, छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे और छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो आइए मिलते हैं और सुनते हैं स्नेह जी की अनुभूतियों को। स्नेह जी नमस्ते। तो आपने 80 से भी ज़्यादा कविताएं लिखी हैं, लेकिन कविता संग्रह का शीर्षक आपने दूसरी कविता को दिया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या पाठकों को? जी बिल्कुल। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, जो इस किताब का शीर्षक है, इतना तुम में होकर। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक स्त्री का प्रेम बातें कर रहा है, प्रेम बोल रहा है इसमें। आपको क्या लगा था ये शीर्षक पढ़ के? आपने क्या सोचा था मैंने कि भी क्या यही हो सकता सोचा है इस था, किताब में? कंप्लीटली डिवोशन के साथ किसी के बारे में ये लिखा गया है, कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर के। हाँ बिल्कुल। तो बस ये है कि जब एक स्त्री किसी के प्रेम में होती है, तो बस वो प्रेम में होती है और अथाह प्रेम में होती है। जैसे कि हम किसी पूजा स्थल या मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ का माहौल एकदम भक्तिमय होता है। तो वैसे ही जब कोई स्त्री प्रेम में होती है, तो वो बस तुम में होती है उसका सब कुछ अपने तुम के आसपास ही घूमता है। तो इस तरह से। और एक दूसरा कारण ये था कि जब मैंने ये इस किताब की दूसरी कविता जो है, इतना तुम में होकर, जब मैं वो लिख रही थी, तो अचानक से मुझे लगा कि मैंने मतलब एक नए शब्द की रचना होगी, क्योंकि ये तुम में शब्द मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और अपने आप में बहुत संपूर्ण, बहुत अर्थपूर्ण और बहुत सुंदर लगा मुझे। तो तभी मैंने तय किया कि मेरी किताब का शीर्षक यही होगा। सच में बहुत ही ये दूसरी कविता भी आपने जो लिखी है उसमें भी बहुत डेडिकेशन दिखता है। कविता का जहाँ पे परिचय दिया है आपने, उस परिचय में आपने एक बच्चे के मन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो हमसे शेयर करना चाहेंगी अपने उन दिनों की हाँ बातें? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बड़ी मजेदार सी बात है, जो मुझे सच में अभी भी कभी कभी याद आती है। तो दरअसल ये था, जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ, मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तो पहला या दूसरा दिन था स्कूल का, कुछ इंटरेक्शन चल रहा था वहाँ। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड के पास जाके बच्चे कुछ कुछ परफॉर्म कर रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था उस समय कोई गाना डांस मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो बट मेरा मन कर गया कि मैं भी जाके वहाँ कुछ अपना डांस करूँ या कुछ मैं गाना गाऊं, पर आता मुझे कुछ था नहीं। पता नहीं कैसे वो 4-5 साल की मेरी उम्र होगी, उसमें मैं ब्लैक बोर्ड के पास गई टीचर्स के सामने और कुछ पता नहीं दूसरे बच्चों का सुन के कुछ जोड़ तोड़ के मैंने पता नहीं क्या वहां पर प्रस्तुत कर दिया कि मेरे टीचर्स वहां बहुत हंसी और मुझे दूसरी क्लास में भेज दिया कि वहां भी जाके सुना के आओ। अब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या बोला होगा, लेकिन बस इतना मुझे याद है कि मैंने जमीन की तरफ इशारा करके जिस देश में गंगा बहती है जैसा कुछ बोला था, शायद किसी दूसरे। तो अब बस ऐसे ही, मतलब एक वो छोटी सी याद है, पर मुझे लगता है कि शायद वो बीज वहीं पड़ा था कहीं से अंदर कविता का। फिर बाद में चलता रहा सिलसिला। ऐसा तो कुछ खास नहीं, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं। लेकिन एक और ऐसा मतलब मुझे वाकया याद आता है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब शायद मेरी कविता बाहर आई है। तो उस समय 1990 की बात है। तो नेहरू जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और मेरे स्कूल में उसका स्वरचित काव्य पाठ का आयोजन किया गया था। तो मैंने भी भाग ले लिया उसमें, फिर मुझे उसमें प्रथम स्थान भी मिला। बाद में वो कविता मेरी आकाशवाणी रीवा ने भी प्रसारित की, कुछ मुझे उसके लिए पैसे भी मिले थे तो इस तरह से फिर ये सिलसिला चलता रहा।
धीरे धीरे कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, मगर रुका नहीं। और मैंने करीब 300 से ज़्यादा कविताएं लिख ली फिर इस तरह से। बट ये मेरी पहली पहली किताब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। गद्य, हाँ, गद्य और पद्य लिखने में बहुत अंतर होता है। गद्य में आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपनी बातों को विस्तार से जितना चाहे उतना कह सकते हैं, लेकिन कविताओं में अपनी भावों को स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग जुड़ते भी कविताओं से ही हैं। तो ये जो पद्य लेखन है, कविताओं का लेखन है, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी, या आपका एक्सपीरियंस हाँ, इनके कंपैरिजन में? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। कविता कहानी लिखना आसान तो नहीं है, लेकिन कहानी में क्या होता है, आप फ्रेम दर फ्रेम आप सारी बातें कहते जाते हैं, बहुत डिटेल में आप बात कर सकते हैं उसमें, और पढ़ने वाले के मन में उसकी अपनी छवि बनती जाती है और वो समझता जाता है। कविताओं के साथ ये कि बहुत संक्षेप में होती हैं कविताएं, मतलब आपको बहुत थोड़े से शब्दों में, बहुत कम लाइनों में आपको पूरी कहानी कहनी होती है, तो वो भाव प्रधान होना चाहिए। तो उसमें वो, और लेकिन फिर भी बहुत सशक्त माध्यम है कविता, कि बहुत थोड़े से शब्दों में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, बिना कुछ कहे एक शब्द में आप बहुत कुछ कह सकते हैं उसमें। तो मन की बात कहने के लिए तो सबसे अच्छा माध्यम है कविता करना, मुझे ऐसा लगता है। जी। कविताओं का बीज आपने बताया कि बचपन में ही पढ़ चुका था, तो बचपन से आपको पढ़ना भी पसंद था क्या, या फिर आपकी पसंदीदा कवि कवित्री, या फिर आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, कविता या मुझे, गद्य? हाँ पढ़ती थी मैं, बचपन में बहुत पढ़ा है मैंने, और मुझे मेरी पसंदीदा कवित्री महादेवी वर्मा जी थी, अरे वाह। मुझे बहुत पसंद थी वो। और महाश्वेता देवी को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। शरद चंद्र जी को मैंने बहुत पढ़ा है, और ये सब इनको पढ़ के आप जैसे खो जाते हैं। मुझे जैसे महादेवी वर्मा जी की एक लाइन, पता नहीं क्यों हमेशा उनके नाम से, उनका नाम लेते ही मुझे याद आता है कि उन्होंने एक लाइन लिखी है अपनी कविता में कि तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देखूं उस ओर क्या है। तो मतलब अपने आप पे इतनी रहस्य भरी लगती है ये बात, इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात है, इसका जवाब तो मतलब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसी तरह से जैसे महाश्वेता देवी ने जंगल के दावेदार में कहा है कि हुनगियों पर किरणों का मुकुट, कितने सुंदर सी बात कही है उन्होंने कि वो सूर्योदय का समय है और सूर्योदय हो रहा है, किरणें निकल रही हैं और वृक्ष की जो फुनगी होती है उस पर पड़ रही है, और वो उस पे वो किरणों को उसको मुकुट की तरह देख रही हैं उसको। तो इस तरह से बहुत समृद्ध है हमारा हिंदी साहित्य, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी। तो मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद है इनको पढ़ना। महाश्वेता देवी और महादेवी वर्मा, ये लोग तो मतलब हम लोगों ने भी स्कूल में इनके बारे में हर किसी ने पढ़ा ही पढ़ा होगा, और जो एक बार सबने इनको पढ़ा पढ़ है, ले वो इनको अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह सकता है। बिल्कुल। तो इस किताब में आपने जो ये कविता संग्रह, आपकी कविता संग्रह, इसमें आपकी पसंदीदा कविता कौन सी है, तो उसको सुनाना चाहेंगी आप हमारे हाँ, दर्शकों फिर को? से मुश्किल प्रश्न। सब कहते हैं, सबको लगता है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है जैसे हर किसी रचनाकार को अपनी सभी रचनाएं प्रिय होती, मुझे भी है। तो मैं ये नहीं कह सकती मुझे ये प्रिय है वो ठीक नहीं है। तो हाँ, मैं आपको अपनी पहली कविता ही सुना देती हूँ, जो इसमें किताब की पहली कविता है, तुम शीर्षक से। जी बिल्कुल। छोटी सी कविता है। तो, जीवन पतंग की डोर तुम, चलती सांसों का शोर तुम, वाह। बंद पलकों की यामिनी तुमसे, जागती आंखों का भोर तुम, धूप तुम, उजास तुम, ग्रीष्म तुम, मधुमास तुम, मेरा सब कुछ है तुमसे, मेरी धरा आकाश तुम, पूरब की पुरबाई तुम, प्रात की अरुणाई तुम, शुभ घड़ियों में गूंजती मंगलमय शहनाई तुम, बीती मेरी हर बात हो तुम, आज सुनहरी राह तुम, हर क्षण मेरा तुमसे ही, जन्म जन्म की चाह तुम, तीज तुम, त्योहार तुम, फाग तुम, मल्हार तुम, स्वप्न तुम, साकार तुम, करार तुम, बहार तुम, मेरी सब कुछ तुम ही तुम। वाह, बहुत अच्छा है।
कविताओं के अलावा आप बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो एक तरह से आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, तो आपको इन सब कामों के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? अब बस माँ सरस्वती की कृपा है। और कोई भी कला साधना आपको तनाव मुक्त करने में सक्षम है। अब तो कभी जो चीज आपको करके बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है, उसके लिए समय तो खुद ही निकल जाता है। जी। और अब तो विज्ञान भी मानता है कि किसी भी तरह की कला साधना एक तरह का ध्यान ही है, आपको किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है उसके बाद। जी। तो स्नेह जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और एक तरह से ये संदेश भी है हमारे आज के युवा पीढ़ी के लिए कि कला, किसी न किसी कला को साथ में लेकर चलना उनकी मानसिक स्थिति को और भी उन्हें और भी मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और बिल्कुल फाइट बिल्कुल, करने के लिए भी क्योंकि प्रेरित करता है। अलग से आप अगर कोई ध्यान करना चाहते हैं या कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो शायद है कि वो आपको बोरिंग लग सकता है या मुश्किल हो सकती है करने में। लेकिन कुछ मनपसंद काम को अगर आप करते हैं, उसमें डूब के करते हैं, तो ध्यान अपने आप हो जाता है। तो स्नेह जी, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। जी और आशा है हम लोग आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो जी मच। जी प्रीति, आपने अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया मुझे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आपसे जुड़कर।